नमस्कार। आज हम कक्षा 12 का प्रथम अध्याय संयुक्त फलन पढ़ेंगे। तो देखें आप अध्याय 1 संयुक्त फलन। तो ये जो अपना प्रथम अध्याय है, इससे पहले कक्षा 11th में हमें इसके बारे में फलन के बारे में काफ़ी जानकारी दी हुई है। हम उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर संयुक्त फलन पे अपन आते हैं। तो सबसे पहले आता है कि फलन क्या होता है। फलन जिसे फंक्शन कहते हैं, तो फलन होता है यदि एक समुच्चय ए से समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई फलन f एक ऐसा नियम है, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई फलन f एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत ए के प्रत्येक अवयव का, देखें आप, एक समुच्चय ए समुच्चय बी में परिभाषित कोई फलन f एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक अद्वितीय अवयव विद्यमान हो। बस ये होता है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई फलन f एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक अद्वितीय अवयव विद्यमान हो। फलन को प्रतिचित्रण भी कहते हैं। और इसे सांकेतिक रूप में कैसे लिखते हैं, देख लेते हैं। f फ्रॉम a टू b या a टू b f, इस तरह हम इसको लिखते हैं। अब एक हमने इसमें क्रमित युग्मों के बारे में और पढ़ा था 11th में, उससे फलन की परिभाषा क्या होती है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। क्रमित युग्मों के रूप में फलन, इससे थोड़ा इजी वे अपने को पता चल जाता है कि फलन किस तरह, कौन सा फलन होता है। तो एक नंबर f के अंतर्गत a के f के अंतर्गत किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव समान न हो। ये बात हमें ध्यान रखनी होती है फलन में कि f के अंतर्गत किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव समान न हो। दूसरा, a का प्रत्येक अवयव किसी ना किसी, a का प्रत्येक अवयव किसी ना किसी क्रमित युग्म का
प्रथम अवयव अवश्य हो। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ये दो हैं क्रमित युग्म के रूप में कि एफ के अंतर्गत किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव समान न हो और एक का प्रत्येक अवयव किसी न किसी क्रमित युग्म का प्रथम अवश्य हो। अब देखते हैं हम इसको आरेख वाली विधि से भी एक बार देख लेते हैं। तो देखें A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 ये A है, ये B है और ये F1 है ना। ये एक नंबर, ये A है, ये B है और ये F2 है। इधर ये A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 ये सेकंड और ये A ये B, इधर ये A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4। तो देखें, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ F1 को, यहाँ भी F2 को ऊपर लिख देते हैं और ये F3 है। तो यहाँ जैसे A1 B2 से संबंधित है, A2 B1 से, A3 B4 से और A4 B3 से। यहाँ ये इससे संबंधित है, ये इससे और ये इससे। यहाँ पे A1 और A2 B2 से है, A2 B3 से है और A4 ये इस तरह से है। तो देखें आप, F1 है वो फलन होगा, F1 फलन है। क्यों है इसका कारण देखें, हम क्रमित युग्म के रूप में देखते हैं इसको कि ये जो A है समुच्चय, उसके अलग अलग अवयवों का इसमें अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान है। अब यहाँ देखो F2 फलन नहीं है, F2 फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर A1 का प्रतिबिंब यहाँ विद्यमान नहीं है, F2 फलन, क्योंकि अवयव A1 का प्रतिबिंब अवयव विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर आती है तीसरा, ये 2 नंबर हो गया, F3। क्या F3 फलन होगा? F3 भी फलन नहीं होगा, F3 फलन नहीं है। क्यों नहीं है इसका कारण देखते हैं हम। F3 फलन नहीं है क्योंकि अवयव A2 के 2 प्रतिबिंब हो गए। 2 प्रतिबिंब कौन कौन से हो गए देखें, A2 का एक तो B2 और एक B3। 2 प्रतिबिंब B2 है, B3 है, इसलिए ये फलन नहीं होगा। तो ये 11th वाली बात थी फलन की, मैंने वापस से बता दी है। अब उसके बाद में अपन आते हैं इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर में। जो ये सारी चीज़ें 11th में बताई हुई है, लेकिन फिर भी हमें एक बार इसको वापस रिपीट करना चाहिए।
तो देखें अब प्रांत सह प्रांत और परिसर। तो देखें फलन F समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित कोई फलन हो तो समुच्चय A को प्रांत तथा समुच्चय B को फलन का परिसर फलन का सह प्रांत कहते हैं तथा B के उन अवयवों का समुच्चय जो A के प्रतिबिंब। देखो तीन चीज़ें इसमें, प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो प्रांत को तो हमने क्या लिखा कि फलन F समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित कोई फलन हो तो समुच्चय A को तो कहते हैं हम उसका प्रांत, ठीक है, और समुच्चय B को उनका परिसर। अब बात सह प्रांत और अब बात आती है परिसर की। तो B के उन अवयवों का समुच्चय जो A के अवयवों का प्रतिबिंब हो। बस इतनी सी बात है, इसको हम अभी और देख लेते हैं। देखें जैसे ये है अपने पास A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4 B5। तो देखें, मान लो A1 का संबंध है इससे A2 से, A2 का संबंध है B1 से, A3 का संबंध है B4 से और A4 का संबंध है B3 से। ये A है, ये B है और ये फलन F है ना। तो इसमें प्रांत क्या होगा? प्रांत हो जाएगा A, ठीक है। सह प्रांत क्या होगा? सह प्रांत हो जाएगा B। अब परिसर क्या होगा इसका? परिसर हो जाएगा B1 B2 B3 और B4। बस ये तो क्या हुआ, B के उन अवयवों का समुच्चय जो A के अवयवों का प्रतिबिंब हो, बस उसे हम क्या कहते हैं? परिसर। बस अब आगे अपने बात आती है फलनों के प्रकार। तो देखें, फलनों के प्रकार। तो फलनों के प्रकार फर्स्ट नंबर पे आता है एकेकी फलन। तो एकेकी फलन क्या होगा? यदि f from A to B एक
फलन हो तो एफ एक की फलन कहलाएगा, एफ एक की फलन कहलाएगा यदि एफ के अंतर्गत ए के भिन्न भिन्न अवयवों के बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। बस ये सीधी सी बात है। हमने क्या लिखा, यदि एफ फ्रॉम ए टू बी एक फलन हो तो एफ एक की फलन कहलाएगा यदि एफ के अंतर्गत ए के भिन्न भिन्न अवयवों के बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब अवयव विद्यमान हो। ऐसा भी हम लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न अवयव विद्यमान हो। तो देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात A is not equals to B implies FA is not equals to FB, या दूसरे शब्दों में FA equals to FB implies A equals to B for all A comma B belongs to A, for all A comma B belongs to A। यदि हम इसको आरेख से बनाएं तो देखो ये A ये B, यहाँ हम ले लेते हैं A1 A2 A3 A4 और यहाँ B1 B2 B3 और B4। तो प्रत्येक अलग अलग अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब यदि हो तो वो कहलाता है एक की फलन। तो ये जो फलन f है वो कहलाएगा एक की फलन। ठीक है, अब आता है बहु एक की फलन। बहु एक की फलन। तो देखो हम यहाँ सीधा सीधा कह सकते हैं वह फलन जो एक की फलन नहीं हो बहु एक की फलन कहलाएगा। तो देखो वह फलन जो एक की फलन न हो बहु एक की फलन कहलाता है। अर्थात फलन f फ्रॉम A टेंस टू B में A टेंस टू B में समुच्चय A के दो अवयव A व B इस प्रकार विद्यमान हो कि A is not equals to B implies FA equals to FB for all A comma B belongs to A। तो देखो समुच्चय B में A के यहाँ कम से कम भी ले सकते हैं अपन, कम से कम दो अवयव A व B इस प्रकार विद्यमान है कि A is not equals to B implies FA equals to FB for all A comma B belongs to A। ये दूसरा हो गया।
अब तीसरा आता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन तो देखें आप, एक फलन f from a tends to b आच्छादक फलन कहलाता है यदि b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवयव हो, जैसे अर्थात implies B belongs to B, then there exists A belongs to A such that FA equals to B। तो ये इस तरह, मतलब इसमें क्या होगा, अर्थात F का परिसर बराबर सहप्रांत, ऐसा अपन कह सकते हैं इसको कि F का परिसर बराबर सहप्रांत। हम इसका ले सकते हैं वेन आरेख से भी, जैसे ये है और ये है, ये A ये B, यहाँ हमने बना दिया A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 और B4। तो यहाँ देखो, जैसे ये इसको और इसको मिला दिया हमने इसको, और यहाँ से एक और अवयव ले लेंगे, इसको वापस से बनाते हैं अपन, ऊपर बना लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है। ऊपर बनाते हैं इसको, A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4, मतलब इसका सह प्रांत और परिसर दोनों पर, यहाँ से कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं, ये और B3 और ये, तो ये A और ये B और ये F, तो ये जो F है ये है इसका आच्छादक फलन। अब आता है इसके आगे अंतर्क्षेपी फलन। चार नंबर पे अंतर्क्षेपी फलन। तो अपन लिखेंगे फलन f from a tends to b अंतर्क्षेपी फलन कहलाएगा। अंतर्क्षेपी फलन कहलाएगा यदि वह आच्छादक नहीं है। समझ गए? यदि वह आच्छादक नहीं होगा तो वो फलन कैसा फलन होगा? अंतर्क्षेपी। तो हमने लिखा है फलन f फ्रॉम a टेंड्स टू b अंतर्क्षेपी फलन कहलाएगा यदि वह आच्छादक नहीं है, अर्थात b में कम से कम
एक अवयव ऐसा विद्यमान होगा कि ऐसा विद्यमान होगा कि उसका ए में पूर्व प्रतिबिंब न हो। बस जैसे ये ए, ये बी, ये एफ, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 और B4। तो जैसे ये हो गया, ये इससे हो गया और ये A4 B3 से हो गया। तो यहाँ पे B4 का पूर्व प्रतिबिंब A में विद्यमान नहीं है, इसलिए ये फलन कैसा फलन होगा? अंतरक्षेपी फलन। तो ये हो गया अपने पास, ये सभी 11th का है, आप सभी ने ये पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं अपनी प्रश्नावली पे, संयुक्त फलन। तो देखें आप, संयुक्त फलन क्या है? तो अपनी जो प्रश्नावली अब शुरू हो रही है, तो इसमें देखो क्या है, यदि f फ्रॉम A टेंड्स टू B तथा g फ्रॉम B टेंड्स टू C दो फलन हो तो फलन गॉफ फ्रॉम A टेंड्स टू C, है ना? क्या लिया हमने? दो फलन लिया, f फ्रॉम A टेंड्स टू B, g फ्रॉम B टेंड्स टू C। दो फलन हो तो फलन गॉफ A टेंड्स टू C जो निम्न प्रकार परिभाषित हो कि GOF(x). देखें ये जो यहाँ O है ये कंपोजिट फंक्शन है, तो हमने लिखा है, वैसे इसको बोलेंगे अपन गॉफ x बराबर G ऑफ fx, ठीक है ना? बस यही अपना संयुक्त फलन है। तो इसको लिख देंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, G तथा f का संयुक्त फलन कहलाता है, ठीक है ना? अब यहाँ देखने वाली बात एक और है, यहाँ अपन तीन कोई समुच्चय लेते हैं। तो जैसे ये है x, है ना? ये A, ये B और ये C। तो ये फलन है अपना f। तो यहाँ जो अपने पास अवयव आएगा वो होगा fx, ठीक है? ये है अपने पास g, तो यहाँ जो आएगा g ऑफ fx, ठीक है ना? तो इस तरह से ये कहलाएगा गॉफ, इसे हम कहते हैं गॉफ, ठीक है? तो अब इसमें एक बात और देखने लायक है, यहाँ क्या ध्यान में आ रहा है हमारा? f का परिसर, है ना? f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, तब गॉफ परिभाषित होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं गॉफ तभी परिभाषित होगा
जब f का परिसर G के प्रांत का उपसमुच्चय हो। अब यहाँ एक बात और देखने में आई है, जैसे f अपने पास था A to B, है ना, G अपने पास था B to C। तो देखो हमने गॉफ लिया है, गॉफ, है ना। तो गॉफ में क्या ध्यान रखना है, यहाँ पहले f है ना, तो ये ऐसे होता है, f फ्रॉम A to B, फिर वहाँ है G फ्रॉम B to C। तो यहाँ देखो जब गॉफ है तो f अंतिम है ना, वो पहले आएगा और G बाद में आएगा, तो ये B से B हट जाता है, तो गॉफ टेंस टू कहाँ से कहाँ तक हो जाता है, A टेंस टू C। ऐसा अपने को ध्यान में रखना है। अब मान लो फॉग हो, ऐसा भी आ सकता है फॉग, तो पहले क्या होगा, G वाला आएगा, G फ्रॉम B टेंस टू C, और फिर F वाला, F फ्रॉम A टेंस टू B। तो यहाँ देखो ये जब इसका उपसमुच्चय होगा तब तो परिभाषित होगा, अन्यथा फॉग परिभाषित नहीं होगा। इस तरह से हमें ध्यान रखना है, इस हिसाब से ये फॉग परिभाषित नहीं है। अब आते हैं अपन प्रश्नावली में। इसकी प्रश्नावली 1.1 का हम करते हैं पहला सवाल। पहले में हमें दे रखा है कि f फ्रॉम R to R तथा G फ्रॉम R to R दो फलन है, तो fx बराबर 2x प्लस 3 और gx बराबर x स्क्वायर प्लस 5। तो अपने को याद करना है इसमें फोग x और गॉफ x। तो पहले देखो f फ्रॉम R to R है, g फ्रॉम R to R है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ गॉफ फ्रॉम R to R होगा तथा फॉग फ्रॉम R to R होगा, ठीक है ना। और जहाँ R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। तो देखो पहले अपन लेते हैं गॉफ x, तो क्या हो जाएगा, g ऑफ fx। fx देखो क्या है अपने पास, 2x प्लस 3, ठीक है ना। अब क्या करना है, जब यहाँ x है तो यहाँ x स्क्वायर है, अपने पास x की जगह 2x प्लस 3 तो वहाँ रख देंगे, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5। तो कितना हो गया ये, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 प्लस 5। तो ये हो गया अपने पास 12x प्लस 14। तो ये निकाला हमने गॉफ x। अब हम निकालते हैं फोग x। तो देखो फोग x, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ gx। तो f ऑफ gx का मान देखो, x स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ x है तो यहाँ x है, तो अपन क्या लिख देंगे, 2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3। तो ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 3, तो बराबर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 30। तो इस तरह से अपना है ये गॉफ x और फोग x। इसका एक सवाल है तीसरा इसी का, वो मैं एक और बता देता हूँ, छोटा सा प्रश्न है।
क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर एक्स और जी एक्स बराबर मापांक एक्स। ये भी आसान सा ही है, तो वही लिख देंगे अपन, फोग फ्रॉम आर टू आर तथा गॉफ फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, तो पहले फोग याद कर लेते हैं। फोग एक्स बराबर एफ ऑफ जी एक्स, है ना। तो जी एक्स का मान क्या है, मापांक एक्स, और एफ एक्स तो यहाँ क्या हो जाएगा, मापांक एक्स। तो ये फोग एक्स आ गया। अब गॉफ एक्स, तो गॉफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स का देखो क्या है अपने पास, एक्स है, तो बराबर ये क्या आ जाएगा, मापांक एक्स। तो इस तरह से इसमें फोग और गॉफ दोनों बराबर। अब अपन करते हैं इसका दूसरा प्रश्न, जो कि अच्छा प्रश्न है। तो इसका दूसरा प्रश्न है अपने पास, ए बराबर ए बी सी, बी बराबर यू वी डब्लू, और हमें दिया हुआ है तथा एफ फ्रॉम ए टू बी तथा जी फ्रॉम बी टू ए, और ये निम्न प्रकार परिभाषित है। निम्न प्रकार परिभाषित हो कि F बराबर ए वी बी यू और सी डब्ल्यू, और G बराबर यू बी वी ए और डब्ल्यू सी। तो देखें आप, F और U को अपन वेन आरेख में ले लेते हैं एक बार के लिए। तो A अपने पास क्या है, A B C, और इधर है U V W। तो देखो F, A किससे संबंधित है, V से, B किससे संबंधित है, U से, और C किससे संबंधित है, W से। ये F है ना। इसी तरह ये A, ये B, G कहाँ संबंधित है, सॉरी G B टू A है, देखें यहाँ पे, है ना, G B टू A, तो B पहले लिखेंगे, A बाद में लिखेंगे, ये G। तो B की अपने पास क्या है, U V W, है ना, और यहाँ इधर क्या है, A B C। तो U संबंधित है B से, V संबंधित है A से, और W संबंधित है C से। ये भी अपने काम आने वाले हैं, है ना। तो देखो आप, अब अपन लेते हैं फॉग और गॉफ एक्स। तो पहले देखो फॉग फ्रॉम, फॉग कहाँ से कहाँ तक होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पीछे G है ना, तो G वाला पहले लेना है। G कहाँ से कहाँ तक है, देखो B टू A, फिर F है ना, तो F कहाँ से कहाँ तक है, F फ्रॉम A टू B, तो ये हट जाएगा। तो फॉग कहाँ से कहाँ तक होगा, B टू B। इसी तरह तथा गॉफ, देखो गॉफ F पीछे है ना, तो F फ्रॉम A टू B, फिर G आगे, G फ्रॉम B टू A, तो ये हट जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा,
गॉफ फ्रॉम ए टू ए, ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो अब अपन लेते हैं यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं, तो लो यहाँ पे अब फोग एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो जब हम x लेंगे तो ध्यान में ये रखना है फोग कहाँ से कहाँ तक है, b टू b है, तो हम b के एलिमेंट्स लेंगे, तो यहाँ चाहे तो सीधा u ले सकते हैं, फॉग u, तो क्या हो जाएगा f ऑफ GU। देखो g कहाँ है अपने पास, ये रहा GU की वैल्यू क्या है b, तो यहाँ अपन क्या लिख देंगे FB। अब देखो b की वैल्यू क्या है u, तो बराबर क्या आ गया u। ठीक है ना, तो ऐसे निकालना हमें फोग u। अब देखो फॉग v, ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ ये u v w क्यों ले रहे हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि फॉग कहाँ से कहाँ तक है, b टेंड्स टू b है, तो b की वैल्यू ही अपने को यहाँ पे लेनी है x की जगह, और उत्तर भी b में ही आएगा जो आ रहा है अपने पास। अब आए फोग v, तो f ऑफ GV, तो देखो GV का मान क्या है, देखो यहाँ से GV का मान क्या है a, और FA का मान क्या है V। ठीक है ना, ये हमने निकाल दिया। अब फॉग UV और W, तो निकालो F ऑफ GW का मान क्या है देखो C, तो FC का मान क्या है देखो W। ठीक है ना, तो ये हमने निकाल दिया फॉग। अब हम निकालेंगे गॉफ, तो देखो गॉफ, अब गॉफ कहाँ से कहाँ तक है ये ध्यान रख लेना, गॉफ फ्रॉम ए टू ए, तो हम ए वाले एलिमेंट्स यहाँ लेंगे, तो ए बराबर G ऑफ FA देखो ए की वैल्यू क्या है V, तो GV का मान देखो क्या है A। ठीक है, फिर गॉफ B, तो देखो गॉफ B G ऑफ FB देखो क्या है यहाँ पे U, GU की वैल्यू देखो क्या है B। ठीक है, फिर गॉफ C, तो बराबर क्या हो जाएगा G ऑफ FC देखो क्या है W, और GW क्या है C। ठीक है ना, तो इस तरह अपने पास ये आ जाएंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखें पहले है फोग, तो फोग बराबर क्या क्या आया देखो U V W U V और W। ठीक है, गॉफ क्या आया A B और C। तो ये हमने गॉफ और फोग निकाला। अब आता है अपने पास अगला प्रश्न, इसका तीसरा प्रश्न देखें। वैसे जो तीसरा प्रश्न है वो सेम इसी तरह का है, इसमें गॉफ और फोग निकालना है, तो आप गॉफ और फोग निकाल देना, और बस जब दोनों मान समान आ जाएंगे तो वो तुल्य फलन हो जाएंगे। अब इसके आगे देखो, एक मैं दो प्रश्न बता देता हूँ। एक तो चौथा, देखो चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है कि यदि
एफ फ्रॉम आर टू आर तथा जी फ्रॉम आर टू आर, दो फलन है अपने पास और एफ एक्स बराबर अपने को दे रखा है, एफ एक्स बराबर 3x + 4 तथा जी एक्स बराबर 1/3x - 4 और फोग एक्स गॉफ एक्स ज्ञात करना और गोग 1 का अपने को मान ज्ञात करना। तो देखो अपन कर देते हैं, पहले तो अपन देखते हैं एफ फ्रॉम आर टू आर है, जी फ्रॉम आर टू आर है, तो गॉफ और फोग दोनों ही आर टू आर होगा, है ना। तो अपन यहाँ लिख देंगे, यहाँ आर जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है ना, तथा फोग फ्रॉम आर टू आर और गॉफ फ्रॉम आर टू आर होगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब अपने को पहले याद करना है इसका फॉग एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स का मान देखो, एफ 1/3x - 4, अब यहाँ पे रख दो ये, तो देखो 3 ब्रैकेट 1/3x - 4 + 4, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ क्या बच गया, x - 4 + 4 बराबर x। ये हमने निकाल दिया फोग x। अब निकालो गॉफ x, तो गॉफ x देखो g ऑफ एफ एक्स, तो g ऑफ एफ एक्स का मान देखो 3x + 4, यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा 1/3 और x की जगह रख देंगे 3x + 4 - 4, तो 4 से 4 कट गया ये और 3 से 3 कट गया, तो बराबर क्या आ गया अपने पास x, ठीक है ना। तो ये हमने गॉफ x और फोग x निकाल दिया। अब ये कह रहा है गोग x निकालिए, तो देखो अपन निकालते हैं। गोग x, गोग 1 के लिए कह रहा है शायद, गोग 1 है ना, गोग 1, ठीक है, निकालते हैं। तो देखो g ऑफ g1, g ऑफ g1 x है, तो यहाँ x है, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1/3 1 - 4, तो कितना हो गया g - 1। अब रख देंगे वहाँ पर g ऑफ -1, तो क्या आ जाएगा 1/3 -1 - 4, तो बराबर क्या आ गया -5/3। तो ये आ गया अपने पास गोग 1, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास चौथा। अब इसका एक लास्ट 5वां सवाल अपन बता देते हैं, बाकी इसी पैटर्न के हैं, आप कर सकते हैं सभी। इसमें थोड़ा अलग है, देखें FGH R2R इस प्रकार परिभाषित हो, F फ्रॉम R to R है, G फ्रॉम R to R है और H फ्रॉम R to R है, सभी R to R है ना, ये ध्यान रखना है अपने को। तो अब ये क्या कह रहा है अपने पास, Fx बराबर x², gx बराबर cos x और hx बराबर 2x + 3, ठीक है ना। तो अपने को ये निकालना है HOGOF √2π का मान ज्ञात करना है। तो देखो गॉफ फ्रॉम R to R होगा,
है ना, तथा HOGOF भी R2R होगा। तो यहाँ पे अपन ज्ञात करते हैं FOGOF √2π। तो देखो क्या हो जाएगा, FOGOF और √2π, है ना, ऐसे इसमें अपन लिख लेते हैं। तो देखो HOGOF √2π, ठीक है। तो यहाँ देखो HOGF √2π तो कहाँ है, ये रहा, है ना। तो क्या आ जाएगा, √2π का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये आया अपने पास HOG √2π का स्क्वायर। तो यहाँ देखो F √2π, fx का मान क्या है, √x² है। तो ये HOG और क्या हो जाएगा अपने पास 2π, ठीक है। फिर H ऑफ G2π, यहाँ क्या अपने पास cos 2x cos 2π। तो cos 2π का मान क्या होता है 1, तो H1 क्या हो गया वहाँ पे 2 1 + 3 तो बराबर 5। तो इस तरह से ये अपना प्रश्न हो गया 5वां, 6ठा और 7वां इसी तरह के प्रश्न हैं। अब आगे हम मिलेंगे 1.2 प्रश्नावली में। धन्यवाद।